हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग गॉस लॉ के एक एप्लीकेशन के बारे में और पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल शेल। लास्ट क्लास में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, जो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक लॉन्ग स्ट्रेट इन्फाइनेटली लॉन्ग जो चार्ज्ड वायर था उसकी वजह से नियर बाई किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। आज की क्लास में हम लोग एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सी कंडीशंस में कैलकुलेट करेंगे उसके लिए इसमें हम लोग क्या पता करना चाह रहे हैं, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमारा एम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्पेरिकल शेल। ऐसा हम यहाँ पर इसमें कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो बात करें कि थिन स्पेरिकल शेल होता क्या है। तो आप लोग जानते होंगे शेल, स्पेरिकल शेल यानी कि आपको गोले जैसा एक, ऐसा इसको ऐसा बोल सकते हैं, खोखला गोला जो होता है उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो एक मान लीजिए हमारे पास में कोई थिन स्पेरिकल शेल है, और मान लीजिए इस थिन स्पेरिकल शेल की जो रेडियस है ये यहाँ पे इसका सेंटर हो जाएगा, और इस सेंटर से इसकी रेडियस हो जाएगी आर, कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये इसका सेंटर हो जाएगा ओ। तो इस थिन स्पेरिकल शेल का सेंटर ओ है, और इस स्पेरिकल शेल की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो इस थिन स्पेरिकल शेल पे अगर हम कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, ये कैसा है, खोखला गोला है, ये अंदर से होलो है, होलो स्फीयर। और इस शेल का मतलब होता है कि इसकी जो सरफेस होती है इस शेल की, ये कुछ इसकी कुछ थिकनेस होती है, बहुत ही कम होती है। तो उसको हम यहाँ पर जो है फॉर आवर कंसिडरेशन आर के जो इसकी रेडियस है उसके कंपेरिजन में उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसा ही स्पेरिकल शेल होता है। अगर इसको हम कोई भी चार्ज अगर इस शेल को देते हैं, तो ये चार्ज जो है कहाँ पे जाएगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी चार्ज उसको दिया जाता है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, उसके सरफेस पे चला जाता है। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको जो भी चार्ज दिया जाता है वो सारा का सारा कहाँ पे चला जाता है, उसकी सरफेस से चला जाता है। अगर मान लीजिए हमने इसको प्लस क्यू चार्ज से चार्ज किया, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज से हमने इसको चार्ज किया, तो जो भी हम चार्ज देंगे वो सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, इसकी सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाएगा। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता, तो उस केस में भी ऐसा ही होता कि उसको जो भी चार्ज दिया जाता वो सारा का सारा कहाँ पे जाता है, कंडक्टर की सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाता है। ऐसा ये स्पेरिकल शेल होता है, ठीक है। तो इस तरह के ये जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, या ये यहाँ पर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कैसा हुआ है, यूनिफॉर्मली हुआ है। अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है कि हमने जो प्लस क्यू चार्ज दिया है वो कैपिटल आर रेडियस के स्फीयर की सरफेस पर क्या हो गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हुआ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने किया है तो यहाँ पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी भी डिफाइन की जाएगी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्या होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से।
तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है टोटल हमने Q, और कितनी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल शेल, तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर देके यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या पता करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ड्यू टू दिस चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता करते हैं वो 3 केसेस में पता करते हैं, 3 कंडीशन में पता करते हैं। तो उसमें पहला है आपका, ये हो जाएगा, अगर पॉइंट P, मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट P है जहां पर कि हम इस स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, तो पॉइंट P जो है वो 3 जगहों पे 3 तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, जो पॉइंट P है वो कहीं बाहर भी हो सकता है, जिस पॉइंट P की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट P कहीं यहाँ बाहर हो सकता है। ठीक है, या वो पॉइंट P जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं वो इस स्फेरिकल शेल की सरफेस पे हो सकता है। तीसरा केस हो सकता है कि वो पॉइंट P जो होगा वो इस स्फेरिकल शेल के अंदर कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है। तो इन 3 केसेज में हम अलग अलग तरीके से जो है इस स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो सबसे पहले हम कैसा पता करते हैं, जब पॉइंट P जो है वो स्फेरिकल शेल के बाहर हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, फील्ड आउटसाइड द शेल। पहले केस में हम कहाँ पता करना चाह रहे हैं, इस शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास में P, कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट लिया हमने P, ये पॉइंट P हो गया, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है तो हम किसकी हेल्प से पता करना चाहते हैं, गाउस लॉ की हेल्प से। और गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक गाउसियन सरफेस चाहिए। तो यहाँ पर हम एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसा होगा, वो भी स्पेरिकल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, स्पेरिकल है। तो ऐसा हम एक स्पेरिकल गाउसियन सरफेस यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ये गाउसियन सरफेस हो जाएगा आपका ऐसा होगा जिस पर कि ये पॉइंट P जो है उस गाउसियन सरफेस पर ही क्या होगा, लोकेटेड होगा। ऐसा गाउसियन सरफेस यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसा होगा कि जो पॉइंट P जिस पर कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, वो पॉइंट P जो है वो खुद भी कहाँ होगा, उस गाउसियन सरफेस पर ही होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर हमने गाउसियन सरफेस बना दिया है। तो पॉइंट P जो है वो इस गाउसियन सरफेस पर ही है, और क्या मानते हैं हम यहाँ पर कि ये जो पॉइंट P है ये स्फीयर के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो पॉइंट P है वो स्फीयर के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर है। क्लियर। तो ये क्या है हमारा गाउसियन सरफेस, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये क्या है, गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस, इस गाउसियन सरफेस के सभी पॉइंट की इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गाउसियन सरफेस के सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो सब सिमेट्रिकल या इक्वल डिस्टेंसेज पर हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो अगर हम पॉइंट P पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, तो एक शेल थ्योरम होती है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन बनता है, जैसे कि आपने 11th क्लास में भी न्यूटन्स ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमने यूज किया था कि अगर कोई पॉइंट किसी स्फीयर के बाहर होता है तो उस पर जो फोर्स होते हैं, तो जैसा हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो भी फोर्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन सब चार्जेस की वजह से, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, इस स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। तो इन दैट केस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P पर वो कहाँ पर होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा, या कह सकते हैं वो रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। अब रेडियस वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका ये वाली डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन कौन सी है आपकी,
यहाँ पर इस केस में ये रेडियल डायरेक्शन हो जाएगी हमारी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका रेडियल डायरेक्शन में होगा गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे। हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। या अगर हम ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स लेंगे या छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट्स लेंगे चार्ज के, जैसे हमने लास्ट क्लास में लिया था, तो उनके वजह से भी अगर हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे। तो कुल मिला के वो शेल थ्योरम इस तरीके से बनाई गई है कि अगर कोई पॉइंट स्फेरिकल शेल के बाहर हो तो शेल का पूरा चार्ज कहाँ पे सेंटर्ड माना जा सकता है, शेल के सेंटर पे, स्फेयर के सेंटर पे। तो इसलिए इस प्लस क्यू को हम कहाँ पे सेंटर मान सकते हैं, सेंटर ओ पर, कि वो सारा का सारा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर हो जाएगी, रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगी। तो डायरेक्शन क्लियर हो गई हमारी। अब अगर हम बात करें हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो फ्लक्स कैसे निकाल सकते हैं, इस गाउसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एक सरफेस ले सकते हैं, सरफेस एलिमेंट ले सकते हैं, और इस सरफेस एलिमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ पर होगी, भाई सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, यहाँ पर सरफेस एलिमेंट की डायरेक्शन होती है क्लोज सरफेस के लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जो सरफेस एरिया वेक्टर यहाँ पर ले रहे हैं हम, डेल्टा ए या डेल्टा एस जो भी हम लिखें, तो ये डेल्टा एस वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, रेडियल डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। तो इन दैट केस यहाँ पर थीटा कितना रहता है, 0 डिग्री रहता है। ऐसा ही इस गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे रहेगा, समझ में आ रही बात, ऐसा ही गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे रहेगा। क्या, एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अब अगर हम फ्लक्स निकालें, कौन सा फ्लक्स हो जाएगा हमारा, स्मॉल फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस। तो उसको क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या हो जाएगा आपका, ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। जैसा मैंने बताया इसको क्या लिख सकते हैं, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री है, तो ये डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस, राइट। तो ये डेल्टा फाई इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया एलिमेंट डेल्टा एस। अगर हमें कंप्लीट फ्लक्स निकालना है इस गाउसियन सरफेस से पास होने वाला, तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो टोटल फ्लक्स passing through Gaussian surface, ये हो जाएगा फाई इक्वल्स टू, समीशन करेंगे हम यहाँ पे, तो समीशन ई डेल्टा एस। तो जैसा हमने बताया अभी कि इस गाउसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समीशन से बाहर लिख सकते हैं, इन दैट केस ई समीशन डेल्टा एस। और समीशन डेल्टा एस क्या रिप्रेजेंट करता है, समीशन डेल्टा एस है टोटल सरफेस एरिया। ये जो क्वांटिटी है ब्रैकेट वाली, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, स्फेयर का सरफेस एरिया। तो उसको लिखेंगे हम फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, ये जो रेडियस है वो कौन सी आएगी, गाउसियन सरफेस का रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, क्योंकि हमने गाउसियन सरफेस जो स्पेरिकल लिया है उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो उसका टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो हमने बाई डेफिनेशन ये फ्लक्स कैलकुलेट किया है। अब अगर हम गाउस लॉ यूज करें, तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ क्या कहता है गाउस लॉ, तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन 0, चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हमारे प्रॉब्लम में जो हमने गाउसियन सरफेस लिया है, इसके द्वारा जो चार्ज एनक्लोज्ड किया जा रहा है, टोटल चार्ज जो एनक्लोज किया जा रहा है वो कितना है, प्लस कैपिटल Q, ठीक है। तो इस प्लस कैपिटल Q की जगह, Q इन की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस कैपिटल Q। सो इन आवर केस
फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है दोनों ही फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से फ्लक्स को, जो गाउसियन सरफेस है उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाई कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इसको लिख सकते हैं बाई कंपेरिजन या ऑन कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या मिलेगा हमें इनको कंपेयर करने पे। तो 2 इक्वेशन में क्या आया था, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आप देखें इस इक्वेशन 2 में हमारे पास में क्या आया था, फ्लक्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका यूज करेंगे तो E इंटू ये हो जाएगा, स्मॉल आर है आपके पास में, ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू जो फ्लक्स यहाँ पे आया है वो कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आई है, जो फॉर्मूला हमारे पास में आया है, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड द स्पेरिकल शेल। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आउटसाइड द स्पेरिकल शेल इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इसको कैसा लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कौन सा बताई थी, रेडियल डायरेक्शन बताई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज लिया है तो रेडियल आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियल इनवर्ड हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन को हम एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो यूनिट वेक्टर अगर हम एन कैप माने, या तो आप आर कैप लिख सकते हैं या आप एन कैप लिख सकते हैं। तो एन कैप और क्या लिख सकते हैं, आर कैप, दोनों में से कोई सा भी यूनिट वेक्टर हम यूज कर सकते हैं। तो इन वेक्टर फॉर्म दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज ई वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की यानी कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर कैप। तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इसको लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। कैसा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका डिस्टेंस के साथ में वेरिएशन कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में वेरिएशन, उसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे हम। तो वो ग्राफ कैसा आएगा, पहले हमने प्रोपोर्शनल टू आर का बनाया था, अब ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर का। तो इसको लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। वाई एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है आर। तो अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए स्पेरिकल शेल एट पॉइंट आउटसाइड द शेल, उसके लिए अगर ग्राफ प्लॉट करने को बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया जाएगा। क्लियर। अगर हम दूसरे केस की बात करें, दूसरे केस में कहां पर, अगर हम सरफेस पे आते हैं तो सेकंड केस हमारा कौन सा हो जाएगा, एट सरफेस। और अगर हम सरफेस पे आते हैं तो सरफेस पे आने पर क्या हो जाएगा, हमारा जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती जाएगी, और सरफेस पे आने पे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एट सरफेस स्मॉल आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इन दैट केस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको लिख सकते हैं Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर और आर कैप। तो सरफेस के केस में या सरफेस के किसी पॉइंट पर
स्फेरिकल शेल के किसी भी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस इक्वेशन से दी जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 6, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब थर्ड केस हमारा कौन सा है? थर्ड केस में हम लिखेंगे कौन सा, जब जो पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो कहां पर आ जाए, इनसाइड आ जाए। तो हमारा हो जाएगा फील्ड एट इनसाइड एट पॉइंट इनसाइड द सेल। अब इसमें अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए फिर से अगर हम डायरेक्ट डायग्राम कंस्ट्रक्ट करें तो क्या होगा, ये हमारा स्फेरिकल शेल है और इस स्फेरिकल शेल के अंदर ये वो स्फेरिकल शेल है जिसको हमने चार्ज दिया है कितना, प्लस क्यू चार्ज हमने इसको दिया हुआ है, प्लस कैपिटल क्यू, जो कि इसकी पूरी सरफेस पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस स्फेरिकल शेल की रेडियस कितनी बताई थी हमने, कैपिटल आर। क्लियर? इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट ओ और ये हो जाएगी इसकी कैपिटल रेडियस कैपिटल आर। अब अगर हमें किसी पॉइंट अंदर की तरफ किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर की तरफ जो पॉइंट मान ले हम ले रहे हैं उस पॉइंट को लेते हुए एक हमें गाउसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। और वो गाउसियन सरफेस इस तरीके से ली जाएगी कि जो हमारा पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं वो कहाँ हो, उस गाउसियन सरफेस पर लोकेटेड हो। ऐसा गाउसियन सरफेस हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मान लीजिए हम जो गाउसियन सरफेस ले रहे हैं उसकी रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक दूसरा गाउसियन सरफेस बनाया है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। और इस स्मॉल आर रेडियस के गाउसियन सरफेस पे कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट है P जिस पर कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ये हो जाएगा फील्ड एट पॉइंट इनसाइड द शेल। इसलिए अब अगर गाउसियन ये जो है, अब ये ध्यान रखेंगे ये हमारा गाउसियन सरफेस है। पहले जो हमारा गाउसियन सरफेस था वो कहां पर था, बाहर था। अभी ये हमारा गाउसियन सरफेस कहां कंस्ट्रक्ट किया हमने, अंदर की तरफ कंस्ट्रक्ट किया है गाउसियन सरफेस। क्यों अंदर की तरफ क्यों कंस्ट्रक्ट किया है, क्योंकि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं उस पॉइंट को हम गाउसियन सरफेस पे मानते हुए, या हम ऐसा गाउसियन सरफेस चूज करते हैं कि वो पॉइंट कहां पर हो, गाउसियन सरफेस पे हो। तो इस पॉइंट ओ के अराउंड हमने एक सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस गाउसियन सरफेस के सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस इस सेंटर से क्या है, बराबर है। वो सब पहले वाला लॉजिक हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, पॉइंट पी पर अगर हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो जैसा कि सबसे पहली चीज तो हमें यहाँ से ये दिख जाता है, जैसे कि पहले के केस में हमने यूज किया था, जैसे जो लॉजिक जो आर्गुमेंट हमने इससे पहले जो आउटसाइड पॉइंट के लिए यूज किए थे वही लॉजिक हम यहाँ पर भी यूज करके और क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, या जो फ्लक्स है, फ्लक्स की बात करें तो आउटसाइड इनसाइड पॉइंट पे जो हमारा गाउसियन सरफेस है स्मॉल आर रेडियस का, उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा। मान लीजिए इस गाउसियन सरफेस के सभी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, ई है। और सभी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पर है, रेडियल डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, पहले वाले आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर यूज करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस गाउसियन सरफेस से पास होने वाला फाई इक्वल्स टू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया कहां पर, अंदर वाली गाउसियन सरफेस पे, एंड उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहला वाला आर्गुमेंट यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम गाउस लॉ यूज करें तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ
अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। क्या कहता है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ? फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ पर हम देखें, जो हमने गाउसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया है, क्या उसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड है? तो हम यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, जो भी चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कहाँ पर है? इस गाउसियन सरफेस के बाहर है। स्पेरिकल शेल का सरफेस इस गाउसियन सरफेस से बाहर है। हमने बताया था कि कोई भी चार्ज इस स्पेरिकल शेल के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे जो क्यू इन होगा इसके लिए, वो क्यू इन क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए ये जो फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, ये फ्लक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लॉजिक है हमारा कि क्यू इन जो है इस केस में क्या है? जीरो है। गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या है? जीरो है। एनक्लोज चार्ज क्या है? जीरो है। सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8, E into 4 pi r square equals to 0. So we can write E equals to 0. यानी कि थिन स्पेरिकल शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम तीन केसेज में हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया है। अब हम इसको समरी के रूप में लिख सकते हैं तीनों केसेज के लिए। क्या समरी है हमारी? पहला केस कौन सा था? एट पॉइंट आउटसाइड द शेल, तो उसको क्या लिखते हैं? आर, कैपिटल आर। दूसरा केस क्या था हमारा? जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट था वो कहां पर आ गया था? सरफेस पे आ गया था, तो उसको लिख सकते हैं स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। और थर्ड केस क्या बन जाएगा हमारा? जिसमें कि जो हमारा पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कहां पर आ जाता है? शेल के अंदर आ जाता है, तो आर लेस देन आर। तीनों केसेज हो गए। पहले केस में जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो क्या आया था? पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर कैप। क्लियर? दूसरे केस में हमने क्या देखा कि स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर करना है, तो दूसरे केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर और आर कैप। और थर्ड केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे, ये हो गया जीरो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाता है ई आउट आउटसाइड पॉइंट पे, ये हो जाता है ई सरफेस, और ये हो जाता है इनसाइड पॉइंट पे, तो इसको लिख सकते हैं ई इन। क्लियर? इस तरीके से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और एक और चीज लास्ट में, इनके बीच में जो हमने प्लॉट किया था पहले, वो प्लॉट हम फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम तीनों केसेस में प्लॉट करेंगे। तीनों केसेज में, यानी कि बाहर के पॉइंट को लेते हुए, सरफेस वाले पॉइंट को और अंदर वाले पॉइंट के लिए। तो प्लॉट कैसा आएगा देखें। अंदर वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो यहां से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चलेगा, कहां तक? सरफेस के पॉइंट तक। ये यहाँ पे जीरो, और इस एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वाई एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या लेते हैं? हम डिस्टेंस आर को लेते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाती है? स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो जाता है? कैपिटल आर। इस पॉइंट पे यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला हो गया, तो इसमें तो क्या हो गया? जीरो। सरफेस पे क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम बाहर निकलते हैं, सेल से दूर जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ई आउट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे, कौन सी वाली? ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? यहाँ पे ये सरफेस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसको लिख सकते हैं ई एस। और ये जो नीचे जो वैल्यू आपको दिख रही है, इसको क्या लिखेंगे? ई इन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे ई इन इक्वल्स टू जीरो। इस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो है पता किया है ड्यू टू ए थिन स्पेरिकल शेल। ऐसा ही सेम डेरिवेशन हम कर सकते हैं फॉर ए क्या बोल सकते हैं उसको, जो
मेटल या कंडक्टिंग स्फीयर होगा जो कि सॉलिड होगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को अगर हम प्लस क्यू चार्ज से चार्ज करें तो सेम डेरिवेशन होगा, क्योंकि उस सॉलिड कंडक्टर को जो भी चार्ज हम देंगे वो सारा का सारा कहाँ पे जाता है, उसकी सरफेस पे आके इकट्ठा हो जाता है, तो उसका सेम डेरिवेशन बनेगा फॉर ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग के केस में अलग हो जाता है, उसमें जो भी चार्ज दिया जाता है वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। थैंक यू।